चौथाई इंसान। आज प्रस्तुत है श्री द्वारका प्रसाद का लिखा ये नाटक। श्री द्वारका प्रसाद छोटा नागपुर अंचल के जाने माने मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार और नाटककार हैं। तो सुनिए उनका ये नाटक चौथाई इंसान। आज मैं ये क्या होकर रह गई हूँ? क्या मैं यही होना चाहती थी? आज से 3 साल पहले जब मेरी सगाई प्रतुल से हुई थी, तब जो सपने मैंने और उसने देखे थे, उसने जो मुझे बनाना चाहा था, लेकिन नहीं, मैं शुरू से ही कहूं, मैं उस समय 19 की थी। बीए पास करके आईएएस की तैयारी कर रही थी, साथ ही एमए में भी दाखिला ले लिया था। एक दिन डैडी सुबह सुबह विक्टोरिया की सैर करके लौटे तो बोले, सुनती हो, आज मैं शची के लिए लड़का ठीक कर आया हूँ। देखा नहीं कि एकदम से ठीक ही करा है? लड़के को देखा, उससे और उसके माता पिता से बातचीत भी की। ओह। उन लोगों ने शची को शायद देखा हुआ है और शायद तुम भी उन्हें जानती हो। अब आप पहेलियां मत बुझाइए। कौन है ये लड़का जो इतना अच्छा है कि आप देखते ही रीझ गए? अरे वो अपने अग्रवाल जी है ना, अग्रवाल जी। हाँ हाँ हाँ, उनके समधी भार्गव जी का लड़का प्रतुल। अच्छा, वही ना जो पिछले 2-2.5 साल से इंग्लैंड में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था? हाँ हाँ हाँ, वही। थीसिस सबमिट करके वापस आ गया है। वो तो बहुत अच्छा लड़का है। आपने कहा उसने शची को देखा है, कहाँ देखा है उसने? वो पिछले हफ्ते मोहन वगैरह के साथ जब शची जिमखाना क्लब गई हुई थी ना, हाँ, तभी दोनों में भेंट हुई थी। ओह। आज मिसेज भार्गव से विक्टोरिया में भेंट हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम शची को उन्हें दे क्यों नहीं देते। अच्छा, श्रीमती भार्गव ने खुद से मांगा? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हे भगवान, हम उसके लिए कहाँ कहाँ लड़का ढूंढ रहे थे और यहाँ ये बैठे बिठाए आप चलकर आ गया। देखिए, संयोग इसे कहते हैं। कितनी नसीब वाली है शची। ऐसा लड़का तो हजारों में एक आध होता है। हमारी शची भी तो लाखों में से एक है। जैसी देखने में सुंदर, वैसे ही पढ़ाई लिखाई और व्यक्तित्व में अनुपम। सो तो है। कहो तो उन्हें फोन कर दूं? पहले एक बार शची से तो पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, जब तुम कहती हो तो पूछ लेता हूँ। शची, शची बेटे। आई डैडी। जी डैडी। शची, प्रतुल को तुम जानती हो बेटी? कौन प्रतुल? प्रतुल भार्गव, जिससे तुम्हारी मुलाकात पिछले हफ्ते जिमखाना क्लब में हुई थी। ओह, वो जानती तो नहीं हूँ। हाँ, क्लब में मोहन ने इंट्रोड्यूस जरूर करवाया था। कैसा लगा वो तुझे? अच्छे हैं। तुम्हें पसंद है वो? क्या मतलब डैडी? अरे देख, उसके माता पिता उसका रिश्ता तुमसे करना चाहते हैं। लेकिन मम्मी, मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले आईएएस तो कर लूं। फिर तुम्हारी वही बातें शुरू हो गई ना। शादी के बाद भी तो कंपटीशन में बैठा जा सकता है, एमए किया जा सकता है। नहीं डैडी, शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती। शादी के बाद लड़कियां मातृ गृहिणियां बनकर रह जाती हैं। अब आप चाहे जो भी कहिए डैडी। लेकिन मम्मी डैडी ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे प्रतुल से मिलने को मजबूर किया। हम दोनों क्लब में मिले। लगभग 1.5 घंटे हम दोनों साथ रहे। बहुत बहुत बातें हुई।
मुझे वो अच्छे लगे। सच पूछिए तो बहुत अच्छे लगे। उनके व्यक्तित्व और विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने मम्मी डैडी से हाँ कर दी। 7वें दिन ही हम दोनों की सगाई हो गई और अगले मार्च की 20 तारीख शादी के लिए तय हुई, जो लगभग 1.5 महीने के बाद पड़ती थी। सगाई के दूसरे दिन से ही मम्मी शोर मचाने लगी कि मैं प्रतुल को फोन क्यों नहीं करती, उनसे क्यों नहीं मिलती। आखिर उनके जोर डालने पर मैं मिलने लगी। उस दिन मैं शाम को गंगा किनारे मिली। ओह शची, तुमने ये क्या कर दिया है कि मैं एक पल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और जैसे मैं रह सकती हूँ। हाँ? ये तो तुम ही जानो। तुम नहीं जानते? जानता हूँ, जानता हूँ। तुम मुझे इतना चाहती हो, इतना चाहती हो, इतना इतना, यानी जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। बस खुश। हाँ, सुनो प्रतुल। हाँ? अब कुछ सीरियस यानी गंभीर गंभीर बातें हो जाए। हाँ हो जाए। बोलो, क्या गंभीर गंभीर बातें होनी है? प्रतुल, तुम्हें मैं वैसे ही पसंद हूँ जैसी हूँ। हाँ। तुम मुझे और कुछ नहीं देखना चाहते और कुछ नहीं बनाना चाहते? क्यों नहीं चाहता? जानते हो मैं तुम्हें क्या मानती हूँ? क्या मानती हो? सुपरमैन। अरे बाप रे, एकदम से सुपरमैन। महामानव। देखो देखो, ऐसे मत हंसो। मैं सच कहती हूँ, तुम सुपरमैन हो। और मुझे गर्व है कि तुम मेरे हो, मेरे सुपरमैन। ठहरो ठहरो, मेरा सर चक्कर खा रहा है। देखो देखो, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, सर दबाने की जरूरत नहीं। तुमने एकाएक इस तरह मुझे उठाकर आसमान पर बिठा दिया कि गर्व से मेरा सर चकरा गया। जाओ, तुम बड़े वो हो। लेकिन शची, तुम मुझे जानती ही कितना हो कि मुझे महामानव का पद दे बैठी। सब जानकर ही मैं तुम्हें ऐसा कह रही हूँ प्रतुल। बस बस बस, ज्यादा तारीफ न करो। अब अपनी वो सीरियस सीरियस गंभीर गंभीर वाली बात ही क्या डालो। हाँ, मैं कह रही थी, क्या तुम मुझे सुपर वुमन नहीं बनाना चाहते? मैं नहीं जानता शची सुपर वुमन क्या होती है, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की, एक पूरा इंसान जरूर बनाना चाहता हूँ। मैं वही बनूंगी प्रतुल, वही लड़की जिसे तुम अच्छी समझते हो, वो इंसान जिसे तुम पूरा मानते हो। मैं तुम्हारी आइडियल बनना चाहती हूँ प्रतुल। बोलो बोलो, तुम मुझे कैसी देखना चाहते हो? मेरी कल्पना की अच्छी स्त्री, एक ऐसी नारी जो पुरुष सत्तात्मक समाज में संपत्ति नहीं मानी जाती, वो नहीं जो सिर्फ एक जिन्स है प्रतुल, जिस पर उसके माता पिता या पति का अधिकार है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को भी एक ऐसा ही व्यक्ति मानो जैसे मैं हूं। तुम समझो कि तुम्हारा भी अपने ऊपर वैसा ही अधिकार है। हाँ, अपने बारे में हर फैसला करने की तुम्हें भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी मुझे है। ओह प्रतुल, क्या तुम ये कर सकोगी? क्यों नहीं कर सकूंगी? तुम चाहोगे तो क्यों नहीं कर सकूंगी? मेरे चाहने से अगर करोगी तो स्वतंत्र कहाँ हुई? स्वतंत्र होकर ही मैंने फैसला किया है प्रतुल। शाबाश शची, शाबाश। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। शची, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिले। मैं तुमसे अधिक भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिले। नहीं, मैं अधिक हूँ। अच्छा चलो, दोनों बराबर हैं। अब हमारी शादी के कुल 35 दिन बाकी हैं। शादी के बाद तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगे। सच? हाँ, तुम मेरी पत्नी होगी और मैं तुम्हारा जीवन साथी। प्रतुल, और हम अपने अपने व्यक्तित्व का अपनी मर्जी से विकास करने और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने बनाए रास्ते पर चलने को पूरी तरह स्वतंत्र हो। ओह प्रतुल, हाउ ग्रेट यू आर। एंड सो आर यू। हम दोनों इसी तरह एक दूसरे को प्यार करते, एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को जानते पहचानते, अपने भावी जीवन के सुनहरे सपने देखते, शादी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब शादी के कुल 10 दिन रह गए थे कि एक दिन अचानक प्रतुल के पिताजी का हार्ट फेल हो गया।
दोनों घरों पर वज्रपात हुआ और हमारी शादी 1 साल के लिए टल गई। शादी 1 साल बाद होगी, ये तो तय हो गया। लेकिन प्रतुल और मैं एक दूसरे के मंगेतर तो थे ही, सो हमारा मिलना जुलना और प्रेम के खेल वैसे ही चलते रहे। प्रतुल ने एक शाम मुझे होटल कैसनोवा में बुलाया था। मैं वहां पहुंची तो अब आई हो तुम? तुमने 8:30 कहा था, मैंने 7:30 समझा और उससे 5 मिनट पहले आ गई। अब झगड़ा ही करना है या? यानी तुम मेरे दिए समय से 1 घंटा 5 मिनट पहले आ गई। चलो, तुमने कहा और मैंने माना। अब बोलो, क्या मंगवाऊं, ठंडा या गरम? पहले ये बताओ, तुमने यहाँ कमरा क्यों बुक किया? हाल में पूरा एकांत कहाँ मिलता है, इसलिए महाशय जी ने ये कमरा ले लिया। छी, होटल वाले भी क्या सोचते होंगे? सोचेंगे क्या? अरे मैंने रजिस्टर में मिस्टर एंड मिसेस पी भार्गव लिख दिया है। क्या? जी, अब तो इत्मीनान हुआ? हुआ भी और नहीं भी हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इरादा नेक नहीं मालूम होता, वरना ना तो तुमने कमरा लिया होता और न अंदर आते ही सिटकिनी लगा देते। वो तो सिर्फ व्यर्थ के डिस्टरबेंस से बचने के लिए। समझ गई। आप क्या समझते हैं, इतने दिनों से आपसे मिलते जुलते आपकी रग रग नहीं पहचानने लगी हूँ? अच्छा जी, आप तो बहुत बड़ी मनोविज्ञान की पंडिता निकली। वो तो हूँ ही। अब तो बताइए, आज मैंने यहाँ आपको क्यों बुलाया है? जनाबे मन, आप मुंह धो रखिए। आज आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला। भला क्यों? क्योंकि उसकी मनाही है। किसने मनाही की है? मैंने। आपको पता है आज कौन सी तारीख है? जी, 3 मई। अगर हमारी शादी 20 मार्च को हो गई होती और हम प्रोग्राम के मुताबिक यूरोप चले गए होते तो ये हमारा हनीमून चलता होता। तब की बात और थी। और अब क्या है? तब हम पति पत्नी रहते। अभी भी तो हम मंगेतर हैं, आधे पति पत्नी। तभी तो सभी कुछ आधा ही मिलता है। नहीं शची, इस तरह तो हम जल जाएंगे। आग के चंद फेरों में क्या रखा है, चंद मंत्रों में क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है प्रतुल। तुम ऐसा मत कहो। मैं वो सब नहीं मानता शची। क्या? मैं जानता हूँ तुम भी नहीं मानती। नहीं प्रतुल। जब मन से हम एक दूसरे के हो चुके तो शरीर क्या महत्व रखता है? एक दुर्घटना के कारण अगर ब्याह न हो सका तो क्या हुआ? वो तो कल होना ही है। नहीं प्रतुल, नहीं, हमें अपने ऊपर कुछ कंट्रोल तो रखना ही चाहिए। क्या तुम शरीर को इतना महत्वपूर्ण मानती हो? नहीं प्रतुल। फिर ये इनकार क्यों? शरीर को मैं कुछ नहीं मानती प्रतुल। वास्तविक चीज तो हृदय है, जो हमने एक दूसरे को दे दिया है। फिर भी तुम्हारे गलत संस्कार बोल रहे हैं। आप समझदार व्यक्ति हैं शची, आम सामाजिक मान्यताओं की असलियत जानते हैं। शची, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ प्रतुल, फिर भी नो, फिर भी tonight, darling. नहीं प्रतुल, ना, हम सपनों की दुनिया में रह रहे थे, तभी एक दिन। शची, हाँ? तुम मेरे बगैर एक पल भी रह सकती हो क्या? नहीं प्रतुल। मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन लगता है मुझे कुछ दिन तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा। क्यों भला? तुम्हें एक बार बताया था ना कि यूरोप में रहते हुए मैंने पर्वतारोहण की भी शिक्षा ली थी। हाँ, शायद एल्प्स की किसी चोटी पर भी चढ़े थे। तुम्हारी स्मरण शक्ति काफी अच्छी है। लेकिन देखो, अब तुम फिर किसी एल्प्स वेल्स पर नहीं चढ़ने जा रहे हो। नहीं, एल्प्स पर नहीं चढ़ूंगा, लेकिन इस बार मुझे हिमालय की गंतीला चोटी की चढ़ाई पर जाना ही पड़ेगा शची। क्यों? इंग्लैंड से एक पर्वतारोही दल सर रिचमंड के नेतृत्व में गंतीला की चोटी पर चढ़ने आया है। तो
शची, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पीएचडी की थीसिस के परीक्षक सर रिचमंड भी हैं। हाँ, और मैं उनका आदेश टाल नहीं सकता। यानी तुम्हें इस पर्वतारोहण अभियान पर उनके साथ जाना ही पड़ेगा। तुम क्या समझती हो मैं जाना चाहता हूँ? तुमसे एक दिन भी अलग रहने की कल्पना से मैं कांप जाता हूँ शची। लेकिन मेरी मजबूरी है। तो ठीक है प्रतुल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भावना में मत बहो शची, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारे शची। बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। इसलिए चाहे तो तुम नहीं जाओगे या फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुनो तो शची, शची। और हुआ वही जो ऐसी हालात में हो सकता था। मेरे लाख मना करने, रोने धोने के बावजूद प्रतुल गंतीला वाले उस पर्वतारोही दल के साथ हिमालय की चढ़ाई के लिए नेपाल चला गया। उसके जाने के 15वें दिन सुबह मैं बाथरूम से नहाकर निकली। हेलो, कौन? प्रमोद भैया? क्या प्रतु, उनकी खबर है? क्या भैया? 14,000 फीट की चढ़ाई पर वे लोग पहुंचे तो बड़े जोर की आंधी आई। क्या कहा? उनका कुछ पता नहीं। नहीं। क्या हुआ शची? क्या हुआ बेटी? अरे ये तो बेहोश हो गई। कोई जल्दी से पानी लाओ, डॉक्टर को फोन करो। सुनो। और प्रतुल आंधी में पता नहीं कहां गायब हो गया। बर्फीला तूफान उसे उड़ाकर पहाड़ों में पता नहीं कहां ले गया। खोज होती रही, दिन पर दिन बीतते रहे। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। हमारे प्राण आशा की एक पतली डोर में अटके थे। मैं तो उसी दिन टूट गई थी जिस दिन उनके गुम होने की खबर सुनी थी। लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक कमजोर सी उम्मीद पाले जा रही थी कि शायद वो मिल जाए। 16वें दिन हमें कह दिया गया कि खोज छोड़ दी गई है और उन्हें मृत मान लिया गया है। मैं दिन रात गुमसुम पड़ी रहती या छत पर जाकर गंगा को देखती रहती। इस तरह कोई 1 महीना बीता। एक दिन मम्मी ने कहा। रुचि? जी मम्मी। ये क्या, तुम पूरी तरह जान देने पर तुली हो? मम्मी, मैंने कितनी बार कहा है, जो चला गया बेटी वो कभी वापस नहीं आएगा। नहीं मम्मी। भूल जाओ उसे। तुम्हारे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है, समय सब कुछ भुला देता है बेटा। मम्मी, हम फिर तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ लाएंगे। मम्मी, मैं अब शादी नहीं करूंगी। क्या तो जन्म भर कुंवारी रहोगी? कुंवारी नहीं, विधवा। ऐसी अशुभ बात नहीं बोलते बेटा। हमारे फेरे नहीं हुए तो क्या हुआ? हम दोनों पति पत्नी तो थे। क्या? हाँ मम्मी, हम दोनों हर मायने में पति पत्नी थे। कहीं? आपका मतलब कहीं? हाँ। नहीं मम्मी, वो नहीं। लेकिन कैसी गलती हमसे हुई कि तुम लोगों को ये नहीं बताया कि तुम्हारे मिलने की सीमा क्या थी। आप बताती भी तो प्रकृति हमें वहीं पहुंचा देती जहां हम पहुंच गए थे। मम्मी बेटी, खैर जो हो गया सो हो गया।
अब तो वो वापस नहीं आ सकता बेटा। कहा ना, समय सब कुछ भुला देता है। नहीं मम्मी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम फिर से। नहीं मम्मी नहीं, मैं शादी किसी हालत में नहीं करूंगी। सची, अभी तुम्हारा घाव हरा है, इसके भरने का हम इंतजार करेंगे। और मम्मी डैडी मेरे घाव के भरने का इंतजार करते रहे, लेकिन घाव तो क्या भरना था। समय के साथ मैं और भी मरती गई। प्रतुल के जाने के 1 साल बाद की बात है, जब मम्मी ने कहा, सची जी, देखो अपने पंडित जी एक बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। बड़ा बाजार के सराफों का नाम शायद तो तुमने सुना ही होगा। उन्हीं के घर में एक लड़का है, कमल नयन। पढ़ा लिखा है, देखने में अच्छा है, लंबा चौड़ा व्यवसाय है, अपनी कोठी है, गाड़ियां हैं। मम्मी आप जानती हैं मैं शादी नहीं करना चाहती। ये क्या? लेकिन मैं जानती हूँ जब तक मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगी आप लोगों को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों को पसंद है तो कर दीजिए मेरी शादी। ये क्या बात हुई? अगर तुम इस तरह का रुख लेकर शादी करोगी तो वहां एडजस्ट कैसे करोगी? जब शादी करूंगी तो एडजस्ट करने का एटीट्यूड लेकर ही जाऊंगी मम्मी। आप चिंता मत कीजिए। मेरा विवाह कमल नयन सर्राफ से हो गया। मेरे पति शिक्षित थे, अमीर थे, व्यवसायी और एक गंभीर व्यक्ति थे। मुझे शादी में वो सब कुछ मिला था जो हमारे समाज की किसी लड़की को मिलना चाहिए था। मैं अपने विवाहित जीवन में पूरी तरह खो गई। मैं IAS, MA, PhD सब कुछ भूल गई, क्योंकि वो सब मेरे पति को पसंद नहीं थे। मैंने अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वो मुझे एक नॉर्मल, सामान्य, अमीर आदमी की पत्नी देखना चाहते थे और मैं पूरी तरह वही होने में लग गई। गहने, कपड़े, क्लब, थिएटर, पार्टियां, यही सब मेरी जिंदगी बन गए थे। पिछले 2 वर्षों से मैं ऐसे ही जी रही थी कि कल अचानक हेलो, कौन? क्या? प्रतुल, तुम? ओह प्रतुल, तुम? आज मुझ जैसी खुशकिस्मत और कौन हो सकती है? कब आए? परसों? आते ही मुझसे क्यों नहीं मिले? कहाँ से पता चला? उन्होंने बताया? आज सुबह? अरे उसी वक्त क्यों नहीं फोन किया? हाँ? ओह, कहाँ? मेपल्स में? ठीक है, आधे घंटे में पहुंचती हूँ। अरे अभी तुरंत निकलती हूँ। ओके। फोन पर मेरी आवाज सुनकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? प्रतुल, हम कितने बदकिस्मत हैं। मैं भी कितना बेवकूफ था कि किसी दिन मेरे मन में ये ख्याल तक न आया कि तुम मेरे लिए इंतजार नहीं करती रहोगी। नहीं प्रतुल, नहीं, मैं मजबूर कर दी गई थी। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि मैं कभी शादी ना करूं, लेकिन शची, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अब क्या हो सकता है? अब अगर कुछ हो सकने की संभावना हो भी तो कर सकोगी? क्या कुछ हो सकना संभव है? मान लो अगर हो तो क्या कर सकोगी? क्यों नहीं कर सकूंगी? बोलो बोलो, क्या हो सकता है? डिवोर्स। क्या? डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स, तलाक। देखो, आज मैं इनसे बात करूंगी। बात करोगी? क्या बात करोगी? डिवोर्स के संबंध में। डिवोर्स के संबंध में? क्या? सच शशि? हाँ। ओह शची, मान लो प्रतुल आ भी गए तो मैं जानता हूं तुम मुझे तलाक देकर उनके पास जाना नहीं चाहोगी।
अगर तुम उन्हें मन से प्रेम भी करती रहो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। मजाक में तुम चाहे जो कह लो, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए हमारा और अपने मायके का घर बर्बाद नहीं करोगे। नहीं सची, तुम ऐसी स्वार्थी नहीं। मैंने इनसे बात की थी और उन्होंने कहा कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देंगे, हैं? चाहे तुम्हारे इस फैसले से मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं आत्महत्या ही क्यों नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम शादी कर लो, मुझे भूल जाओ। वाह, कितना अच्छा डायलॉग है। वही जो हजारों हजार लड़कियां अपनी शादी के वक्त अपने प्रेमियों से कहती आई हैं, है ना? प्रतुल, तुमने गलत शची से प्यार किया। तुम देख रहे हो ना मैं कितनी छोटी हूँ, कितनी वर्थलेस हूँ। तुम ठीक कहती हो, तुम सच ही गलत शची हो। मेरी शची तो मर गई, तुम सच ही वर्थलेस हो, दो कौड़ी की नहीं। तुम वो शची नहीं जो तेजस्वी थी, मेधावी थी, जो संसार में कुछ बनना चाहती थी। किसी पुरुष की मात्र संपत्ति बनने से जिसे नफरत थी, उसकी जगह तुम रह गई हो, एक ऑर्डिनरी पत्नी, एक सामान्य स्त्री, जिसकी जिंदगी गहने, कपड़े, पार्टियों और आराम से रहने तक में सिमट कर रह गई है। अच्छा, गुड बाय, खुश रहो। सुनो प्रतुल, ऐसे मत जाओ प्रतुल। प्रतुल, सुनो ना। सच, आज मैं कुछ नहीं रह गई। मेरे प्रतुल का मुझे पूरा इंसान बनाने का सपना पूरी तरह टूट गया और मैं लाखों लाख औरतों की तरह किसी पुरुष की मात्र संपत्ति रह गई हूँ, जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, जो आधा इंसान है, शायद उतना भी नहीं, शायद चौथा ही इंसान है, या शायद वो भी नहीं, मात्र एक जीवित जिन्स, जैसे किसी की गाय होती है, बकरी होती है, जो अपने मालिक के लिए होती है और उसी में अपना सुख मानती है। एक बकरी, एक जिन्स, एक गाय। चौथाई इंसान। अभी आप श्री द्वारका प्रसाद का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे श्री सुरेंद्र कुमार उपाध्याय, सहायक श्री केदारनाथ पांडे, रिकॉर्डिंग इंजीनियर श्री सुखदेव दत्त। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री कुमकुम रस्तोगी, मसूद जामी, माधुरी अष्ठाना, महेश भारद्वाज और गंगाधर शर्मा। ये नाटक आकाशवाणी के रांची केंद्र पर तैयार किया गया।